नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तिल की फसल में समय पर करें रोगों का नियंत्रण। पशुओं में खुरपका, मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। खरीफ फसल में तिल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका उत्पादन साल में 3 बार किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने देरी से तिल की बुआई की है, उनकी फसल इस समय रोगों का प्रकोप झेल रही होगी। तो आप इन रोगों के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा नेमा से। पहली बात तो तिल की खेती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हल्की भूमि में लगाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी उसमें जल जमा हो गया है तो हमको उसका भराव नहीं होने देना है। उसके आसपास नालियां बना के पानी को निकाल देना है। उसके अतिरिक्त उसमें इस समय अगर पानी बरसता रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उनका निदान करते रहें तो भी हम तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल को रोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो इसमें फाइटोप्थोरा, पत्ती धब्बा रोग या गलन रोग की समस्या आती है। तो इससे जहाँ पानी अधिक होता है या ज़मीन थोड़ी भारी है, उस क्षेत्र में इस रोग की समस्या ज़्यादा आती है। उसमें पत्तियों की अगर हम देखें, पौधे की सबसे पहले निचली पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े आकार के रूप ले लेते हैं और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं और इस तरह से पूरा पौधा झुलस जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। तो इसके लिए हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, निचली पत्तियों को ध्यान में रखें और रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब दवा या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव करें। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद इसमें पौधे में एक पत्ती धब्बा रोग आता है, जिसे कि हम अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसमें पत्तियों पर, टहनियों पर और बाद में जो कैप्सूल या इसकी फलियां बनती हैं उसके ऊपर भी धब्बे बनते हैं। ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी कभी अनियमित आकार के होते हैं। इस रोग से बचाव करना है तो हम मैनकोजेब दवा का या क्विंटाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवा, अगर मैनकोजेब लेना तो 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, अगर क्विंटाल लेना है तो 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग का आक्रमण सितंबर माह के आरंभ में मौसम अनुकूल होने पर पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में फफूंद जमा हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और बाद में ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल या जीवाणुज धब्बा या जीवाणु झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। इसके लिए हमको ताम्रयुक्त फफूंदनाशी और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन दवा, उसका भी मिश्रण का छिड़काव करना होता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम इन जो जीवाणु जनित रोग हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी।
इसके बाद जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें बीमारी आती है जो कीटों के द्वारा फैलती है, जैसे कि बंध्यता रोग या बंधवा रोग या फाइलोडी रोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। इसमें जो पुष्पीय भाग है और ऊपर की पत्तियां हैं ये छोटे छोटे गुच्छों नुमा हो जाती हैं और वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। तो उसमें कभी बाद में फूल और फलियां नहीं आते हैं और हमें टोटल नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें खेत में यदा कदा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं तो उन पौधों को पहले तो हम उखाड़ कर या काट कर अलग फेंक दें, नष्ट कर देंगे। जब रोग का प्रकोप अगर बढ़ने लगता है तो हमें कुछ कीटनाशक दवा, क्योंकि ये जो रोग है ये फुदका या लीफ हॉपर कीटों से फैलता है। लीफ हॉपर को मारने के लिए हमको कोई भी कीटनाशक दवा, नीम का तेल का उपयोग या इमिडाक्लोप्रिड दवा, अगर हमको इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो इसको 10 लीटर पानी में 3 ml हमको मिलाना होगा। बहुत कम मात्रा में लगता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता हमारे प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वो अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज़ बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशु को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है।
तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को ख़त्म कैसे करें? तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है, इसकी आप कुछ मात्रा जो है, जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है, तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें, और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह टीका जो है बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है, और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें अपने पशुओं को अवश्य करें। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक तो इनके आहार के लिए भरपूर पराग की उपलब्धता नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। तो मौन पालक भाई किस तरह से करें मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा। तो हम अपना जो मौन वंश, जब हमारे मौन वंश जैसे हमारे 60 से 80 मौन वंश हम कहते हैं, एक स्थान पर रखें और उस स्थान को जहाँ पे हमारे अधिक मौन वंश होते हैं उसी को हम मोनाले कहते हैं, एपेरी कहते हैं। तो इस तरह एक मौन वंश से दूसरे मौन वंश में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। ये तो आगे मोनाले की बात। किसान भाइयों, इस व्यवसाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें फूलों की उपलब्धता के अनुसार मौन बॉक्सों की जगह बदलनी पड़ती है ताकि अधिक शहद का उत्पादन ले सके। आपको अपने उस क्षेत्र के जो मौन पुष्प हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक पुष्प होता है, एक मौन पुष्प में बात कर रहा हूँ। तो मौन पुष्प उन पुष्पों को कहते हैं हम जिनसे मधुमक्खियाँ अपना नेक्टर व पोलन, मधुरस या पराग जो है एकत्रित करती हैं। जैसे कि हम सरसों के ऊपर करते हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर करते हैं, हम यूकलिप्टस के ऊपर करते हैं, सनफ्लावर के ऊपर कुछ एरियाज़ में करते हैं। तो उन
मौन पुष्पों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर उनकी मात्रा कम है तो आप जितना भी प्रबंधन कर लें आप शहद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। मौन पालन व्यवसाय में बॉक्सों की देखरेख ठीक से करना जरूरी है। अगर इस समय देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो व्यवसाय में घाटा हो सकता है। इसीलिए देखरेख में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। जो मौन गृह के अंदर आपकी चौखटें या फ्रेम हम कहते हैं, उनको हम हाइव टूल कहते हैं। उस हाइव टूल से उनको थोड़ा सा लूज करते हैं, और जब आप मधुमक्खियों की फ्रेम को चेक करने वाले हैं तो एक तो अपने आप को स्थिर रखें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम होता है निरीक्षण करते समय वो यह भी होता है कि क्या इसमें एक अच्छी रानी है या नहीं है। मौनवंश जितना सशक्त हो, लेकिन उसके आगे सशक्त तो तभी होगा जब हमारे उसमें एक अच्छी युवा रानी जो होगी वो उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ रानी की कार्यकुशलता जो है वो हम देखते हैं अंडों से, ब्रूड से। तो जो ब्रूड है वो जिस भी फ्रेम पे आप देख रहे हैं वो स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर अंडे दिख रहे हैं तो अंडे एक ही डायरेक्शन में और एक साथ सभी के सभी कोस्ट में होने चाहिए, अन्यथा जो रानी है वो बूढ़ी हो चली है, उस रानी को बदलने की आवश्यकता है। और हर एक फ्रेम को आराम से उठा करके ऊपर जब आप निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पराग कितना है, उसमें शहद है तो शहद कितना है, अगर शिशु हैं तो क्या उसमें अंडे हैं, क्या उसमें शिशु हैं, और या बंद ब्रूड जिसको कहते हैं हम किस अवस्था में हैं वो आपने देखना है। और अपने लिए आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि हमारे किस फ्रेम पे ये जो पराग, शिशु या ब्रूड व अंडे की कितनी मात्रा है। अब इसमें हम निरीक्षण करते हुए एक तो मधुमक्खियों में देखेंगे कि भोजन है या नहीं है, भोजन इनका शहद होता है या पराग होता है, तो उसको देखेंगे। और जो स्थान जहाँ रखें हम वहाँ पे एक पानी का प्रावधान आवश्यक करें। इससे भी आपके जो मौनवंश है वहाँ पे हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। और साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो बीमारी वयस्क मधुमक्खियों भी हो सकती हैं, और जब अंदर देखते हैं हम तो शिशुओं में देखने की कोशिश करते हैं। तो शिशु को भी हम देखेंगे कि उसमें जो शिशु है क्या उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, अगर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या उसकी पोजीशनिंग ठीक है या वो उल्टा पड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो वो भी हम कहते हैं कि उसमें कोई बीमारी है। किसान भाइयों, अगर आप मौन पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और इस व्यवसाय को शुरू करने में जो भी तकलीफ बातें हैं उसकी जानकारी लें तथा इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी पूरी जानकारी लें। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुरेखा, जिला बालाघाट के किसान सुरेंद्र कुमार ने। आप जैव उर्वरकों के प्रयोग और उससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र को हिंदी में कहते हैं जीवाणु खाद। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जीवाणु खाद। जीवाणु का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। खाद जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो खाद के रूप में काम करते हैं, जो फसल में जो पोषक तत्व प्रदान करने का जो है सो माध्यम का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं और फंजाई भी है और एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं।
तो इनका मुख्य काम है जो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में कैसे लाया जाए, मिट्टी में कैसे लाया जाए। तो ये बखूबी जो है सो सक्षम है उस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी को प्रदान करने में, चाहे वो पौधे के थ्रू हो, चाहे वो सीधे अपने शरीर में फिक्स करते हैं और मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम जो दलहनी फसल के लिए है, अजेटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो अन्य फसलों के लिए है, इसके बाद है फंजाई है जिसको कवक कहते हैं, जिसको VA माइक्रोबाइजा कहते हैं, वो फास्फोरस को प्रदान करता है मिट्टी में जो है सो अघुलनशील जो अस्फुर है जिसको अस्फुर कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, उसको घुलनशील अवस्था में दे करके पौधे को पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। अब कारक क्या है जिसके चलते हमको बाहर से देना पड़ता है, क्योंकि भाई मिट्टी में तो पहले ही से मौजूद है, तो क्यों हमको बाहर से डालना पड़ता है। मिट्टी में मौजूद है मगर इनकी संख्या कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है। हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में जो है सो संख्या इनकी कम हो सकती है। लगातार कालांतर में खाद डाल करके हम मिट्टी का जो सो गुण को खराब कर दे रहे हैं और जैविक पदार्थ का नहीं सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते भी इनकी संख्या कम हो सकती है। बहुत तापमान ज़्यादा, पानी जल जमाव और भी अन्य कारण हैं जिसके चलते इनकी संख्या में कमी हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनका घर है, हम लगातार उस पौधे को ले ही नहीं रहे हैं, दूसरे पौधे को ले रहे हैं, तो उनका जो है सो उसमें संख्या कम हो सकता है। इसलिए जो है सो सही फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी होता है। सही फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो सकती है। तो वो इन सभी कारणों के चलते इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम बाहर से इनका जो प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूं, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। समुचित मात्रा में हमारे पास जो भी है वो जैविक खाद उसका प्रयोग करें, या हमारे पास जो मौजूद पदार्थ हैं उससे जैविक खाद बनाने की जो है सो कोशिश करें। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आपके पास अगर ज़्यादा समुचित गोबर नहीं है तो 25 से 50% तक ही गोबर का इस्तेमाल करें। बाकी जैसे खरपतवार का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना लेते हैं, जिससे हमको बहुत ही जो फ़ायदा होता है और ये जीवाणु खाद का भी जो है सो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब रही बात कि भाई कितना नाइट्रोजन, कितना जो है सो कितना खाद हमको मिलेगा इनसे, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब जो कुछ पार्ट जो है सो हम इसके थ्रू जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी है अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसमें ये काम कर सकता है। हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, FIM डालते हैं, उसी तरह से हम जैसे जीवाणु खाद का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे कम से कम 20 से 25 kg तक नाइट्रोजन हमको दलहनी फसल में मिल जाए, तथा अन्य फसलों में भी यही करीब रहता है, 20 से 30% जो है सो मिल जाए। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को
एजोस्पिर्म या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है सो जीवाणु खाद हैं। अब इसको हम ये करते हैं, कल्चर में तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में रखते हैं संरक्षित करके। तो इनका प्रयोग करना जो है सो लाभकारी होता है, जिससे जो है सो ये रासायनिक खाद पर जो खर्च पड़ते हैं, खर्च जो पड़ रहे हैं उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ कि जो है सो मिट्टी पर जो कुप्रभाव पड़ता है खाली खाद रासायनिक खाद से, उससे भी बचते हैं, जिससे जब मिट्टी की जो हमारी जो धरोहर है, जो सो बहुत बेशकीमती धरोहर है, इसको भी बचाए रखने में ये जीवाणु खाद हमको बहुत मदद करता है। तो किसान भाई से ये मेरा अनुरोध है कि जीवाणु खाद अवश्य प्रयोग करें, जितना संभव हो, जैसे भी संभव हो हम जीवाणु खाद का प्रयोग करें, ताकि जैसे रासायनिक खाद से हमको कुछ न कुछ राहत मिल सके। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।